हमारा अगला टॉपिक आता है सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन और कल्चर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सभ्यता और संस्कृति के बीच एक अद्वितीय संबंध है, ठीक है। सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन और फिर संस्कृति मतलब कल्चरल, मतलब कल्चर। इनके बीच में क्या है? अद्वितीय संबंध है। इसका क्या मतलब कि दोनों एक दूसरे से काफी हद तक जुड़ी हुई है, जिसमें वे कुछ साझी विशेषताओं और भिन्नताएं जो है वो रेखांकित करते हैं। अंतर और संबंध की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट बनता है, कभी कभी ये दोनों शब्द आपस में एक दूसरे के स्थान पर मतलब इंटरचेंजेबल भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई हम सभ्यता शब्द को कल्चर की जगह पे यूज कर लेते हैं और कल्चर शब्द को सभ्यता शब्द की जगह पे यूज कर लेते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि सभ्यता संस्कृति का एक विशिष्ट प्रकार या चरण है, ठीक है। कुछ लोग जो है, ये विद्वान जो है, वो क्या मानते हैं कि सभ्यता जो है संस्कृति का एक विशिष्ट प्रकार है या उसका कोई एक स्टेप मतलब चरण है जो शहरी संरचनाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रशासनिक केंद्रीकरण से जुड़ा होते है, ठीक है। कई लोगों का क्या मानना है कि भाई जो सभ्यता है संस्कृति का या तो कोई हिस्सा है या उसका कोई चरण है, ठीक है, या फिर उसका कोई प्रकार है। इस तरह मानते हैं, जो कि क्या होता है, शहरी संरचनाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं या प्रशासनिक केंद्रीकरणों से जुड़ा हुआ है। वर्तमान विचारधारा संस्कृति को सभ्यता से अलग मानती है। जो आज की विचारधारा है ना, वो क्या करती है, संस्कृति को सभ्यता से अलग मानती है। मतलब सभ्यता और संस्कृति को दोनों सेपरेट सेपरेट चीज मानती है। संस्कृति को अभिव्यक्त एवं साझा विश्वासों और आचरण के रूप में देखा जाता है, जो मानव समुदाय के विकास के प्राथमिक चरणों और समकालीन सभ्यताओं को चिन्हित करती है। क्या बताएगा कि संस्कृति को कैसे देखते हैं? संस्कृति को अभिव्यक्त और साझा विश्वासों और आचरण के रूप में देखा जाता है। इन तीन चीजों के रूप में संस्कृति को हम लोग देखते हैं, मानते हैं, जो क्या है, मानव समुदाय के विकास के प्राथमिक चरणों और समकालीन सभ्यताओं को चिन्हित करता है। मानव समुदाय का जो विकास है उसका पहला जो स्टेप था, विकास का जो पहला स्टेप होता है उसको, और जो समकालीन सभ्यताएं हैं उनको चिन्हित करता है। एक दूसरे से जुड़ी हुई संस्कृतियां किसी सभ्यता के प्रमुख घटकों में से एक मानी जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, एक दूसरे से जुड़ी हुई जो संस्कृतियां होती है, संस्कृतियां कई सारी हो सकती है, ठीक है। अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल की अपनी एक संस्कृति हो सकती है। तो एक दूसरे से जुड़ी हुई जो संस्कृतियां हैं वो किसी सभ्यता के प्रमुख घटकों में से एक हो सकती है। मतलब सभ्यता जो है पूरी की पूरी उसका कुछ घटक होते हैं, ठीक है। सभ्यता कब मानी जाती है कि बहुत बड़ी विशाल संख्या हो, जैसे कि ऊपर हमने पॉइंट में पढ़ा, ठीक है। उनके पास अपना एक औपचारिक पूरा का पूरी व्यवस्था हो, अपनी एक लिपि हो, ठीक है। उसी में एक पॉइंट जोड़ सकते हैं कि उसकी एक अपनी संस्कृति भी होनी चाहिए, ठीक है। संस्कृति एक जरूरी चीज है। तो प्रमुख घटकों में से एक मानी जा सकती है। ये व्यापक सामाजिक समूहों को मूल्य और संस्थानों के साझा ढांचों में बांधती है। ये क्या करती है, ये व्यापक सामाजिक समूह, जो बहुत बड़े स्तर पर जो सामाजिक समूह होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बहुत बड़े लेवल पर है, ठीक है, उनके मूल्यों को और संस्थानों का जो ढांचा है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उन दोनों को एक दूसरे से क्या करती है, बांधती है। विद्वानों और विद्वानों के जो मतभेद है उनके बारे में बात करते हैं। नरवंश विज्ञानी और मानव विज्ञानी विद्वान इन शब्द, जो कि शब्द क्या है, संस्कृति और सभ्यता के प्रयोग में एक विशिष्ट अंतर बनाए रखने को उपयुक्त मानते हैं, ठीक है। भाई अलग अलग विज्ञानी लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई संस्कृति और जो सभ्यता है इनको हमें अलग अलग रखना चाहिए, ठीक है, इनके बीच में अलग अलग अंतर बनाए रखना चाहिए, तो ये वो मानते हैं। फिर आता है अगला पॉइंट, एडवर्ड होर्नेट टाइलर 1874 1874 में उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने सभ्यता को मानव समाज के एक विकसित चरण के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। मानव, अब नॉर्मल सी बात है, मैं आपको इस पॉइंट से समझाता हूँ। देखिए, फिर जैसा कि था कि जब आदि मानव थे, ठीक है, तो वो किसी भी प्रकार से रह रहे थे, खा पी रहे थे, जानवर मार के खा रहे थे, जैसे भी रह रहे थे, ठीक है। परंतु जब सभ्यता बनी, ठीक है, जब लोगों ने बसना चालू करा एक जगह पे, उसे राज्य, राज्य से बहुत बड़ी सभ्यता बनाया, तो वो पूरा का पूरा एक विकास की प्रोसेस थी। तो इसीलिए सभ्यता को मानव समाज के एक विकसित चरण के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। टाइलर और उनके समकालीन विद्वान आदिम और प्रारंभिक समाजों का अध्ययन करते समय सभ्यता की उपेक्षा संस्कृति शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त मानते थे। अब
जब टाइलर और जो उनके साथ के जो सह आप कह सकते हैं ना कि टाइलर और उनके साथ के जो विद्वान थे उस समय, वो लोग जब भी आदिम समाज के बारे में पढ़ते थे या फिर प्रारंभिक समाजों के बारे में पढ़ते थे, तो वो सभ्यता शब्द के बदले संस्कृति शब्द का उपयोग ज्यादा करते थे। ठीक है, आदिम समाज मतलब शुरुआती समाज, जब आदिम कालीन का समाज था, और प्रारंभिक समाज के बारे में जब ये लोग पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, तो सभ्यता शब्द के बदले वो लोग संस्कृति शब्द का उपयोग ज्यादा करना पसंद करते थे, या फिर उपयुक्त ही करते थे। पसंद की कोई बात नहीं है, तो उपयुक्त ही करते थे। इस संदर्भ में संस्कृति को सभ्यता का एक अविभाज्य घटक माना जाता है, क्योंकि एक सभ्यता विविध संस्कृतियों की एकीकृत रूप से ही निर्मित होती है। ठीक है, इन इस लाइन का कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि एक सभ्यता तब बनती है जब बहुत सारी संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। फर्नर ब्रुल ने सांस्कृतिक को अर्ध अर्ध सभ्यता की संज्ञा दी। इसे सभ्यता की तुलना में निचले पायदान पर रखा गया। ठीक है, फर्नर ब्रुल ने जो संस्कृति है उसको अर्ध सभ्यता मतलब आधी सभ्यता के जो संज्ञा है, जो उसकी लेवल है, उस पर रखा था। समाजशास्त्री क्रिस्टोफर डॉम्स ने सभ्यता को सबसे बड़ी सामाजिक ऐतिहासिक घटना माना है जिस पर संस्कृति कोई दावा नहीं कर सकती। ठीक है, समाजशास्त्री एक हुए जिनका नाम था क्रिस्टोफर डॉ डॉसन। क्रिस्टोफर डॉसन, उन्होंने बताया कि सभ्यता को सबसे बड़ी सामाजिक ऐतिहासिक घटना के रूप में माना है, और जिसके ऊपर जो संस्कृति है वो अपना दावा नहीं कर सकती। सभ्यता पूरी की पूरी सामाजिक ऐतिहासिक घटना। फिर आगे देखें तो इसके विपरीत इम्यूनल वॉलस्ट्रीन ने जर्मन भाषा का उदाहरण दिया, जहां सभ्यता शब्द सामान्य दैनिक जीवन की औपचारिकताओं को दर्शाता है। ठीक है, सभ्यता शब्द क्या दिखाता है? सभ्यता शब्द दिखाता है जो हमारा दैनिक जीवन है, हमारा जो नॉर्मल लाइफ है, उसमें जो भी हम काम करते हैं, हमारी जो औपचारिकताएं हैं, उस चीज को सभ्यता शब्द दर्शाता है। जबकि जो संस्कृति है अत्यधिक परिष्कृत, कालात्मक और बौद्धिक अभिव्यक्तियों को इंगित करता है। ठीक है, जो इमेनुअल वॉलस्ट्रेन है, उनके द्वारा जर्मनी भाषा का एक उदाहरण दिया गया। उस उदाहरण में सभ्यता शब्द को लिया गया और उसका एक मतलब निकला, जिसका मतलब था कि वे सामान्य दैनिक जीवन में जो औपचारिकताएं हैं वो दिखाती हैं, और जो संस्कृति शब्द है वो एक अलग चीज दिखाता है। वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है परिष्कृत, कलात्मकता, ठीक है, लोगों की क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें, और फिर बौद्धिक अभिव्यक्ति को दिखाता है। इतना हो जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट हमारे किस चीज से जुड़े हुए हैं? ये सारे के सारे पॉइंट हमारे सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताते हैं कि लोग अलग अलग विद्वान सभ्यता को अलग मानते थे, संस्कृति को अलग मानते थे। तो उसके बारे में ये पॉइंट है। आप इसमें से कोई भी 4 से 6 पॉइंट याद कर सकते हैं। चार पॉइंट याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग इन पॉइंटों को और ज्यादा डिटेल में वहीं पे बनाकर लिख पाएंगे। इतना हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शहर और जटिल संरचनाएं। अमरीकी मानव विज्ञानी फिलिप बैगवली बैगवली ने तर्क दिया कि सभ्यता मूल्यतः शहरों में पाई जाने वाली संस्कृति है। इनका कहने का मतलब ये था कि जो सभ्यता है ना, वो शहरों में पाई जाने वाली क्या है? संस्कृति है। बागवली के अनुसार किसी शहर के अस्तित्व के लिए श्रम विभाजन और शिल्प कौशल की विशेषज्ञता आवश्यक प्राथमिकता है। ठीक है, कोई भी शहर है, अगर उसका अस्तित्व बनाए रखना है या फिर उसका अस्तित्व होना चाहिए, तो उसके लिए श्रम विभाजन, लोगों को अपना जो श्रम है उसका विभाजन करना होगा, काम करना होगा। ठीक है, दूसरा वही शिल्प कौशल की विशेषज्ञता को आवश्यक माना है। इन दोनों चीजों को आवश्यक माना है, जरूरी माना है। अगर आपको एक सभ्यता को बनाए रखना है, तो मतलब एक शहर का अगर अस्तित्व बना के रखना है, तो आपको श्रम विभाजन, शिल्प कौशल की विशेषज्ञताओं को आवश्यक माना उन्होंने। फर्नेज ब्रुल ने समर्थन किया कि शहर और कस्बे भौतिक रूप से मौजूद होते हैं और किसी सभ्यता के भीतर समृद्ध और जटिल संरचनाओं का एक रूप ग्रहण करते हैं। ठीक है, देखिए इनका कहने का मतलब ये था, फर्नेज ब्रुल का, कि भाई कस्बे और शहर तो हमेशा से ये उपलब्ध थे, मतलब भौतिक, मतलब एक कहते हैं कि जमीन पे तो उपलब्ध थे, मौजूद थे, परंतु उसमें अगर सभ्यता है तो सभ्यता के भीतर समृद्ध जटिल संरचनाओं का रूप उसमें ग्रहण करते हैं। ठीक है, वो जगह तो पहले से ही मौजूद है, परंतु जब वहां पे सभ्यता बसना चालू होगी तो वो समृद्ध जटिल संरचनाएं अपना लेगी। ठीक है, तभी वो सभ्यता कहलाएगी। इसीलिए सभ्यता को आमतौर पर एक जटिल राज्य संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें सामाजिक स्त्रीकरण,
श्रम की विशेषज्ञताएं और केंद्रीय शक्ति का तत्व मौजूद होता है। ठीक है, इसीलिए आमतौर पर जो राज्य हैं, जटिल राज्य हैं, ठीक है, उनको इस तरह से परिभाषित किया जाता है जिसमें क्या क्या उपलब्ध होता है। सामाजिक स्तरीकरण, समाज में जो है लेवलाइजेशन होगा, मतलब कैटेगराइजेशन हम कह सकते हैं कि भाई लोगों को लेवलों पे बांटा जाएगा। कोई हो सकता है सबसे ऊंचे ओहदे पे हो, कोई हो सकता है उससे नीचे ओहदे पे हो, कोई हो सकता है सबसे नीचे ओहदे पे हो। तो ये सारी चीजें होंगी। दूसरा, श्रम की विशेषज्ञता है, भाई जो लोगों की मैन पावर है, श्रम है, ठीक है, उसकी विशेषज्ञताएं होंगी, अलग अलग विशेषज्ञताएं होंगी, उस पे लोग काम करेंगे। और तीसरा आता है केंद्रीकृत शक्ति, मतलब एक जगह पे सारी की सारी पावर होगी, वहां से सारा चीजें मैनेज की जाएंगी। ये तीन चीजें होनी चाहिए, आमतौर पर होती है। तो ये बताया गया था। अब आते हैं हम अलग अलग अगले पॉइंट पे, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सभ्यता का उदय, राइज ऑफ सिविलाइजेशन। हम यहाँ पे हम थोड़ी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम सिविलाइजेशन शब्द के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब सभ्यता शब्द के बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे हम उनका उदय किस प्रकार से हुआ, कहाँ से हुआ, क्या टाइमलाइन रही, उसके बारे में देखते हैं। तो कवर करते हैं इन्हें भी। शहरी रूपांतरण एक दीर्घकालिक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था। ठीक है, शहरों का जो रूपांतरण हुआ, ठीक है, वो एक बहुत लंबी जर्नी थी। कोई नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि 10 साल में सभ्यताएं बस जाती है, नहीं, कई 100 साल लग जाते हैं एक अच्छी सभ्यता को बसाने में। ठीक है, कई और 100 साल लग जाते हैं। तो उस हिसाब से विकास का चरण पहला हमारा, तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है कि भाई प्राथमिक क्रांति जो कि थी नव पाषाण युग के अंतर्गत, शहरी रूपांतरण के बीज नव पाषाण युग में पड़े, जिसे प्राथमिक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, शहरी रूपांतरण मतलब जो रूपांतरण हुआ है, लोग शहरों में जाके बस रहे हैं, या फिर जहाँ पे बसे हुए हैं वहीं पे शहर बन रहे हैं। तो ये जो टाइम शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था नवपाषाण के दौरान। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, जिसे प्राथमिक क्रांति कहा गया। इस चरण में स्थायी कृषि आधारित समाज की नींव रखी गई। स्थायी कृषि का मतलब ही है कि परमानेंट एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, परमानेंट एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ पे लोग खेती करते रहेंगे, अनाज उगता रहेगा, उस अनाज से अपना जीवन यापन करते रहेंगे, तो उसकी नींव रखी गई। दूसरा, मानव समुदाय खाना बदोश जीवन से संगठित और उत्पादक जीवन शैली की ओर बढ़ा। खाना बदोश का मतलब होता है कि लोग खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि होता नहीं है, आदि मानव लोग थे, उनको एक जगह पे उन्होंने रुके, वहां पे भाई उन्होंने खाया, वहां के सारे जानवर मर गए, सारे फल फ्रूट खाने योग्य चीजें खत्म हो गई, तो वो अब वो जगह छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, किसी और जगह जाएंगे, वहां पे बसेंगे। तो इस प्रकार के जीवन को छोड़कर वो लोग संगठित और उत्पादक, जहाँ पे वो लोग खुद उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे चीजों का, ठीक है, इस जीवन शैली की ओर वो लोग बढ़ने लगे। आखिरी पॉइंट आता है कि वनस्पति और पशुओं को पालतू बनाना इस काल के प्रमुख परिवर्तन थे। ठीक है, वनस्पति और जो पशु है उनको पालतू बनाना, पालतू मतलब उन्हें पालना, फिर जैसे कि गाय पाल ली तो उसका दूध निकाला जा रहा है, ठीक है, कोई और जानवर पाल लिया तो उसका यूज किया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीजों को उन्होंने शुरू किया। दूसरा आता है पॉइंट इसमें, गौण उत्पादक क्रांति, सेकेंडरी प्रोडक्शन रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन। तो इसने जटिल राज्य और समाज के उदय के लिए आधार तैयार किया। ये जो दूसरी क्रांति थी, प्रथम क्रांति थी ये वाली, ठीक है, जो कि नवपाषाण से शुरू हुई थी, उसके 3 पॉइंट हो गए। यहाँ पे दूसरी क्रांति आती है, सेकेंडरी प्रोडक्शन रेवोल्यूशन। तो इसमें क्या था कि इसमें जटिल राज्य और समाज के उदय के लिए आधार तैयार किया गया था। इसमें पहला पॉइंट बनता है कि इसमें पालतू बनाए गए पशुओं के नवाचारी उपयोग, मतलब उसके मांस के अलावा दूध, ऊन, हल चलाने के लिए शामिल किया गया था। ठीक है, ऊपर वाले में मैंने जो आपको बताया उसमें थोड़ा सा पॉइंट को इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पे पालतू जानवर पाले जा रहे थे पर खाने के लिए। ठीक है, मतलब उन्हें मांस के लिए ही पाला जा रहा था। परंतु अब यहाँ सेकंड पॉइंट में देखा जाता है कि भाई जानवर पाला जा रहा है, परंतु उसका यूज मांस के अलावा भी किया जा रहा है। जैसे गाय पाल ली तो दूध लिया जा रहा है, ठीक है, भेड़ पाल ली बड़ी बड़ी तो उनका ऊन लिया जा रहा है, साथ में अगर हल बैल हल पाल लिया, ठीक है, तो हल हल चलाने में उनका यूज किया जा रहा है, गाय का भी उसी प्रकार से यूज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें। दूसरा पॉइंट आता है, मतलब इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, व्यापार को बढ़ावा मिला, विविध अर्थव्यवस्थाओं का विकास हुआ। ठीक है, सेकेंडरी क्रांति के बाद, मतलब गौण जो दूसरी क्रांति थी, ठीक है, द्वितीय क्रांति कह सकते हैं, तो द्वितीय क्रांति के दौरान क्या हुआ भाई, उत्पादकता में वृद्धि हुई, प्रोडक्शन जो था वो बढ़ गया, व्यापार को बढ़ावा मिल रहा था, ठीक है, विविध अर्थव्यवस्थाओं का विकास हो रहा था। आखिरी पॉइंट आता है, ये विकास राज्य के उद्गम के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार बना, जिससे प्रमुख विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, ये जो विकास था, जब व्यापार बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो ये दूसरा मतलब पॉइंट था, जिससे क्या हुआ कि भाई राज्यों का उद्गम, राज्य जो है बनना चालू हुए, सामाजिक और आर्थिक जो आधार है वो भी बन। केंद्रीकृत सत्ता प्रणाली, पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्थाओं और उन्नत बौद्धिक ढांचा थी। ठीक है,
जो प्रमुख विशेषताएं थी वो थी केंद्रीकृत सत्ता प्रणाली, मतलब एक सत्ता जहां से, मतलब एक केंद्र जहां से पूरी की पूरी सत्ता चलाई जाती हो। फिर पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था, वहां पे पदों से काम बांटे गए थे, पद थे लोगों के पास, लोग उन पदों के आधार पर अपना काम करते थे, ठीक है। और उन्नत बौद्धिक ढांचा, मतलब जो ढांचा बनाया गया था वो भी बहुत उन्नत था। तो ये तीन चीज जो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से विशेषताएं हैं। अगला पॉइंट आता है, वी गॉर्डन चाइल्ड ने सभ्यता के उदय को दो क्रमबद्ध क्रांति, मतलब नवपाषाण क्रांति और शहरी क्रांति के रूप में बांटा है। चाइल्ड ने तर्क दिया कि कृषि उत्पादन में अधिशेष, मतलब सरप्लस, वह मूल आधार थे जिस पर बाद की सभ्यताएं विकसित हुई थी। चाइल्ड ने एक तर्क दिया, एक उन्होंने फैक्ट बताया कि जो कृषि उत्पादन अधिशेष थे, ठीक है, ये कृषि उत्पादन के में जो अधिशेष थे, मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें थी, वो चीजें बेस बनी आगे जाकर नई सभ्यताओं के विकास के लिए, ठीक है। मतलब नॉर्मल से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भाई देखिए, कृषि उत्पादन तो हो रहा है, ठीक है, जितना लोगों को चाहिए लोग उतना ले ले रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए, बचा हुआ जो है या फिर जो एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, ठीक है, वो आने वाली सभ्यताओं के लिए बेस बन के तैयार हुआ था। और यह अधिशेष नवपाषाण क्रांति के दौरान मजबूत हुआ। ये जो अधिशेष था ये क्या था, नवपाषाण क्रांति के दौरान मजबूत हुआ। हमारा अगला पॉइंट है, कृषि अधिशेष ने तकनीकी नवाचारों को जन्म दिया, ठीक है। कृषि के जो अधिशेष थे उन चीजों ने क्या करा, नई नई टेक्नोलॉजी लाए, जो कि किस सेक्टर में थी, कृषि के सेक्टर में, मतलब तकनीकी नवाचारों को जन्म दिया। और समाज के भीतर संपत्ति और संसाधनों का संचय भी संभव हुआ, ठीक है। समाज के अंदर जो संपत्ति थी, प्रॉपर्टी या फिर जो संसाधन है, ठीक है, जो भी यूजफुल चीजें हैं उनका संचय संभव हुआ, मतलब एक दूसरे की तरफ वो यूज किए जाने लगे। इससे सामाजिक स्तरीकरण को प्रोत्साहन मिला और एक जटिल सामाजिक संरचना का उदय हुआ, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब है कि भाई समाज में लेवलाइजेशन हुआ, लेवल पे लोग बांट दिए गए, उनके लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें काम दिया गया और उन लेवल के अकॉर्डिंग उनकी जो पावर थी वो थी, तो ये चीजें हुई। अगला टॉपिक है सभ्यता के विकास के कारक। भाई सभ्यता के विकास के लिए कुछ तो कारण होंगे, ऐसा तो है नहीं कि कोई सभ्यता अपने आप ही विकास कर देगी, नहीं, कुछ कारण होते हैं। और ऐसी सभ्यताएं जो कि विकसित नहीं हो पाई, वो कारण उस सभ्यता में नहीं होते, इसीलिए वो विकसित नहीं हो पाई। तो ये चीजें देखते हैं। पहला पॉइंट बनता है प्रारंभिक सभ्यताओं। सभ्यताएं मुख्य रूप से कृषि के आविष्कार के साथ शुरू हुई। यह क्रम सबसे पहले मेसोपोटामिया, फिर मिस्र, बाद में भारत और चीन में देखा गया था, ठीक है। जो सबसे पहले और हम कहें कि सबसे प्रमुख सभ्यताएं थी, ठीक है, जैसे कि मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत या चीन, वहां पे मुख्य रूप से कृषि के आविष्कार के साथ ये सारी सभ्यताएं जो है शुरू हुई थी, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि वो स्टार्टअप जो स्टार्ट हुआ था सभ्यताओं का काम, ठीक है, वो कृषि के आविष्कार के साथ ही हुआ था। क्योंकि इससे पहले जब कृषि नहीं थी, जब लोगों को पता नहीं था कि खेती करते हैं, ठीक है, उससे पहले लोग खाना बदोश थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर खाना ढूंढते थे, खाते थे। परंतु जब उन्हें पता चला कि भाई हम खाना खुद ही उगा सकते हैं, तो फिर हमें दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या है, तो इसीलिए कृषि के आविष्कार के साथ ही नई नई सभ्यताओं का जन्म हुआ। पहले मेसोपोटामिया में देखा गया, फिर मिस्र में देखी गई, फिर बाद में चीन में, और वो भारत में, भारत के बाद चीन में। प्रारंभिक सभ्यताएं प्राय नदियों के किनारे स्थित उपज और संचित भूमि भागों में विकसित हुई थी, ठीक है। ज्यादातर सभ्यताएं जो है वो नदी के किनारे ही शुरू हुई थी, ठीक है, विकसित हुई थी, क्योंकि नदी के किनारे उपजाऊ जमीन होती है, जहाँ पे कुछ भी उगाना काफी ज्यादा इजी होता है, इसीलिए नदियां कृषि को पोषित करने के साथ साथ व्यापार और परिवहन के मुख्य माध्यम भी बने। नदियां जो थी वो कृषि को तो बढ़ावा दे ही रही थी, उसे पोषित कर रही थी, साथ के साथ व्यापार करने में और व्यापार एवं परिवहन के लिए ये अच्छा रास्ता भी थी। सभ्यता के उदय के मुख्य कारण एवं विशेषता, ये पॉइंट है जो कि सभ्यता के उदय में काम आए थे, मतलब तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन पॉइंटों को आप याद रखिए और आपको कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पहला है स्थायी बस्तियों और सामूहिक संगठन। जनसंख्या वृद्धि और शहरों के विकास के लिए लोगों को स्थायी रूप से बसाना और स्थायी कृषि बस्तियां स्थापित करना आवश्यक था, ठीक है। अब कभी सभ्यता शुरू की जाती है ना, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे ऐसे लोग आएंगे जो कि कुछ समय बाद कहीं और चले जाए, नहीं। सभ्यता का मतलब ही है कि लोग बड़ी संख्या में एक ही जगह पर आके बसे, वहां पे उन्होंने शहर बसाए, अपना काम चालू किया, अपना जीवन यापन किया, ठीक है। तो ये एक जरूरी चीज है सभ्यता को बसाने के लिए, स्थायी बस्तियां होनी चाहिए, ठीक है। तो स्थायी बस्तियों को बसाना, कृषि बस्तियों को स्थापित करना आवश्यक था। सामूहिक जीवन की जटिलताओं को संगठित करने के लिए प्रभावी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं
की आवश्यकता महसूस हुई है। अब जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो लोगों का जीवन भी वहां पे कठिन हो जाएगा। कठिन का मतलब कि जटिलताएं आ जाएंगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लोगों का। ठीक है, तो उस चीज को अच्छे से चलाने के लिए सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता महसूस हुई थी। फिर दूसरा पॉइंट आता है शिल्प विशेषज्ञता और श्रम विभाजन। कृषि क्षेत्र में स्थित कृषि क्षेत्र में स्थिरता आने के बाद समाज में श्रम का विभाजन स्पष्ट रूप से उभरने लगा। इसके परिणाम स्वरूप शिल्प विशेषज्ञ, कारीगरों, व्यापारियों, पुजारियों एवं प्रशासकों जैसे गैर कृषि गतिविधियों का संलग्न विशिष्ट वर्ग के विकास को आप देखिए। मैंने आपको बताया ना कि जब सभ्यता बनती है ना, तो वहां पे लेवल होते हैं लोगों की। लेवल का मतलब कि भाई उनको ना एक औहदा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रम विभाजन भी उसके आधार पर होता है। भाई कुछ लोग शिल्पी विशेषज्ञ थे तो वो शिल्पकारी का काम करते थे, कुछ लोग कारीगर थे तो वो कारीगरी का काम करते थे, कुछ लोग व्यापारी थे तो वो सिर्फ सामान बेचा करते थे। कहीं और से अपने यहाँ लाना, अपने यहाँ से कहीं और भेजना। ठीक है, ये सारी चीजें। पुजारियों का काम था भाई पूजा पाठ से रिलेटेड काम करना, और प्रशासकों का काम था पूरी व्यवस्था को चलाना। ये सारे काम थे गैर कृषि क्षेत्र में। मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति कृषि के सेक्टर में नहीं था, मतलब एग्रीकल्चर के सेक्टर में नहीं था। एग्रीकल्चर के सेक्टर को छोड़कर जो काम थे वो ये सारे थे। तो ये सारे के सारे जो वर्ग है, ये इनका विकास हुआ, ये उठ उठकर वर्ग आगे आए। शिल्प विशेषज्ञता को सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में माना जाता है। खेती को अधिक प्रभावी बनाने के लिए धातु प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ और विशिष्ट कारीगरों जो वर्ग है उसकी नींव पड़ी। अब खेती को और अच्छी तरह से चलाया जा सके, इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए प्रभावी रूप से जो धातु प्रौद्योगिकी है, मतलब आप कह सकते हैं कि मेटल टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेटल से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी थी उसका जन्म हुआ। और उन औजारों को बनाने के लिए, ताकि कृषि अच्छे से किया जा सके, विशिष्ट कारीगर वर्ग का नींव पड़ी, उनका जन्म हुआ और उन्होंने फिर अपना काम किया। फिर आता है तीसरा पॉइंट, शहरी केंद्र। सभ्यता शब्द का अर्थ है शहर में रहने को व्यक्त करता है। ठीक है, सभ्यता शब्द का अर्थ है शहर में रहना। विद्वान मानते हैं कि प्रारंभिक सभ्यताओं की उत्पत्ति शहरी केंद्र में हुई, जहां गांवों की तुलना में अधिक जनसंख्या, संगठित संरचना एवं आर्थिक और प्रशासनिक विविधता थी। अब देखिए, सभ्यता शब्द का अर्थ होता है शहर में रहना। तो विद्वान क्या मानते थे? विद्वान मानते हैं कि, आज भी मानते हैं कि प्रारंभिक सभ्यता, जो हमारी पहली शुरुआती सभ्यताएं थी ना, उनकी उत्पत्ति शहरी केंद्रों में हुई थी। मतलब एक होता है ना कि बहुत बड़ा स्टेट है, शहर है, उस शहर में बिल्कुल बीच का जो केंद्र है, ठीक है, जहां से पूरा का पूरा शहर को अच्छी तरह से चलाया जा सकता है, वहां पे उस सभ्यता की शुरुआत हुई थी। जहां पे गांवों की तुलना में अधिक जनसंख्या थी। ठीक है, संगठित संरचना का मतलब होता है कि सारी व्यवस्था जो है ना वो पहले से संगठित है, अच्छे प्रकार से चल रही है। भाई व्यापार अच्छे प्रकार से हो रहा है। ठीक है, लोगों के घरों की व्यवस्था अच्छी है, रहन सहन, खाने पीने योग्य जो चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, वो सारी अच्छी है। ठीक है, तो वो सारी की संरचना पहले से ही थी, तथा आर्थिक और प्रशासनिक विविधता भी थी। मतलब आर्थिक रूप से भी उसमें डाइवर्सिटी देखी गई और प्रशासनिक रूप से भी डाइवर्सिटी देखी गई थी। चौथा पॉइंट आता है लेखन प्रणाली, है जरूरी है। लेखन का आविष्कार ने अभिलेखों को संभव बनाया और संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचार सुनिश्चित किया। ठीक है, लेखन प्रणाली का मतलब है कि उनके पास अपनी एक लिखने की टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी तो नहीं कहेंगे, एक अपने लिखने का एक तरीका था, जिससे वो आने वाली पीढ़ियों को अपने बारे में बताते थे लिख कर। ठीक है, लेखन ने संचार को बेहतर बनाया, प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में मदद की थी। पांचवा पॉइंट आता है बहुसंस्कृतियां और धार्मिक एकता। सभ्यता एक बहुसांस्कृतिक समाज को सहमति समाहित करती है, जहां विविध संस्कृतियां और वर्ग सह अस्तित्व के साथ रहते हैं। धार्मिक व्यवस्था की स्थापना ने लोगों को एक साथ लाकर सामाजिक एकता को मजबूत किया था। बहुसांस्कृतिक का मतलब है कि एक सभ्यता में एक से अधिक संस्कृतियां रह सकती हैं। ठीक है, संस्कृति का क्या मतलब है कि भाई जैसे कुछ लोग हो गए, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। ठीक है, वो एक है तो एक सभ्यता के अंदर ही, पर उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, उनकी एक अपनी छोटी संस्कृति हो जाती है। दूसरे लोगों ने अपना ग्रुप बनाया, उनकी एक अपनी संस्कृति हो जाती है। तो ऐसे एक ही सभ्यता में बहुत सारी संस्कृतियां रह सकती हैं। ठीक है, और जहाँ संस्कृतियां और वर्ग सह अस्तित्व के साथ रहते थे, मतलब अलग अलग वर्ग भी साथ में रहते थे और अलग अलग संस्कृतियां भी साथ में रहती थी। फिर उसके बाद धर्म आया। धर्म ने क्या करा? इन लोगों को एक साथ लाकर समाज में एकता को मजबूत किया था। छठा पॉइंट आता है संस्थागत विकास। आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ था। आर्थिक रूप से जो संस्थाएं थी और राजनीतिक रूप से जो संस्थाएं थी, उनका विकास हुआ था। राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए नियम और विनिमय बनाती थी और लागू करती थी। वहीं अगर हम बात करें आर्थिक संस्थाओं की, मतलब फाइनेंशियली जो इंस्टीट्यूशंस थे, तो वो वस्तुएं, सेवाओं और उत्पादन का वितरण एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक करते थे। ठीक है, मतलब ध्यान केंद्रित करते थे।
उत्पादन करते थे, और वितरण, लोगों मतलब उसका प्रोडक्शन करना और उसे बांटना का जो काम था, उसके ऊपर जो आर्थिक संस्थाएं थी वो काम करती थी। 7वां पॉइंट आता है राज्य का गठन। इन सभी तत्वों के परिणाम स्वरूप एक राज्य का गठन हुआ, जिसका अर्थ है राजनीतिक शक्ति और अधिकार का केंद्रीकरण। ठीक है, ये जितने भी ऊपर मैंने पॉइंट बताए, इन सब पॉइंटों के बाद एक राज्य का गठन हुआ था। राज्य का मतलब है राजनीतिक शक्ति और अधिकारों का एक केंद्रीकरण, मतलब एक प्लेस पर राज्य के शक्तिशाली लोग बैठते हैं और अधिकारी लोग बैठते हैं, वहां से उसको चलाया जाता है। ठीक है, इस केंद्रीकरण के विकास ने शहर के निर्माणों को प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक बना दिया था। ठीक है, अब जब भाई राज्य का विकास हुआ, ठीक है, तो शहर का भी साथ के साथ विकास हो रहा है। विकास, इन सभी विकासों ने क्या करा, शहर के निर्माण को, शहर में जो भाई निर्माण चल रहा है, ठीक है, विकास हो रहा है शहर का, उसको प्रशासनिक केंद्र के रूप में और ज्यादा बना दिया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो जाते हैं किसके, एक सभ्यता के। फिर आते हैं, यह तर्क भी दिया जाता है कि अकेले कृषि की गहनता प्रारंभिक सभ्यताओं के उदय और विकास को पूरी व्याख्या नहीं कर सकते। ठीक है, कई लोग ये भी मानते हैं कि भाई केवल कृषि करने से ही सभ्यताएं नहीं बनती है। कृषि एक पहला स्टेप हो सकता है, परंतु सभ्यता को बनाने के लिए उसके साथ बहुत सारे स्टेप चलने पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक सभ्यताओं का उदय और विकास केवल कृषि से ही एक्सप्लेन या व्याख्या नहीं कर सकते हम उसकी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो जाते हैं। ये अगला हमारा टॉपिक है शहरी क्रांति, इसको हम नेक्स्ट पॉइंट मतलब पार्ट में हम इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो जाता है आपका। अगर अभी तक आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे आपको रिप्लाई देंगे। जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।